आज हम काकतीय वंश का जो क्रम है उसको आगे बढ़ाएंगे और आगे आगे की ओर अध्ययन करेंगे। ओके, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में काकतीय वंश के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। यदि आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा तो उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रतापरुद्र बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था। ठीक है, तो बहुत ही अपने आसपास के क्षेत्र से वारंगल के आसपास क्षेत्रों को उन्होंने कब्जा कर लिया था, बहुत ही हथियार लिया था। अब इसी दौर पर मतलब प्रतापरुद्र देव के समय ही दिल्ली पर शासन व्यवस्था क्या थी, उस समय खिलजी राजाओं का शासन हुआ करता था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, तो खिलजी राजा मतलब अलाउद्दीन जो खिलजी था, उन्होंने अपने सेनापति मालिक काफूर को इस क्षेत्र में आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है, मतलब वारंगल के क्षेत्र में यहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने भेजा तो आपका प्रतापरुद्र देव की जो सेना थी वो बहुत ही परास्त हो चुकी, उनके सामने टिक न सकी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, बोला तो ये भी जाता है कि उन्होंने प्रतापरुद्र देव ने एक अपना सोने का मूर्ति बनाते हुए एक सोने का हार में लटकाया और उसको आपको अलाउद्दीन खिलजी के सामने आत्मसमर्पण किया, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरह से वारंगल नामक जो क्षेत्र था वो आपके दिल्ली सल्तनत के काबू में आ गया। अब आगे क्या हुआ, तो आगे वैसे खिलजी वंश समाप्त हुआ तो खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत में किसका शासन हुआ, तो आपका तुगलक वंश की स्थापना किया गया। तो तुगलक वंश क्या किया, तुगलक वंश ने पुनः वारंगल वाला क्षेत्र जो आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है वहां पर पुनः अटैक किया, आक्रमण किया। ठीक है, तो जैसे ही आक्रमण किया तो प्रतापरुद्र देव की जो सेना थी उसके सामने लड़ नहीं पाए। तो अब क्या हुआ, तो प्रतापरुद्र देव की जो सेना थी, ठीक है, उसकी कुछ सेना को लेते हुए प्रतापरुद्र देव ने वो बस्तर की ओर चलने लगे। कहाँ चलने लगे, बस्तर से वो चलने लगे। ठीक है, बस्तर से चलने लगे। उसके बाद बस्तर में स्थित जो क्षेत्रीय जो राजा हुआ करते थे बहुत ही कमजोर राजा थे, तो उनको परास्त किया। तो परास्त करने के पश्चात वो पुनः वारंगल की ओर आते गए, पुनः वारंगल की ओर आए। वारंगल की ओर आते हुए वहीं पर बस गए। ठीक है, अब वारंगल में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आपको मैं बताया था कि प्रतापरुद्र देव का एक अनुज था जिसका नाम आपका अन्नम देव था। ठीक है, अन्नम देव बचा हुआ था जो वारंगल में था। चूंकि वारंगल नामक जो क्षेत्र था पूरा दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा बन चुका था, तो वारंगल नामक क्षेत्र को छोड़कर आपका अन्नम देव कहाँ चला गया, ये आपका जो बस्तर होते हुए बारसूर नामक जगह पर पहुंचा, बस्तर। ठीक है, ओके। अब बस्तर में क्या किया, आपका मैंने पढ़ाया है कि छिंदक नाम वंश का एक राजा हुआ करता जिसका नाम था हरिश्चंद्र। क्या था, हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र को परास्त करते हुए किसने, अन्नम देव ने। तो अन्नम देव ने हरिश्चंद्र को परास्त करते हुए, ठीक है, बारसूर में ही, ठीक है, कहां पर, बारसूर में ही किसकी स्थापना किया, तो आपका काकतीय वंश का स्थापना किया। ओके, तो काकतीय वंश फ्रेंड्स बस्तर में सर्वाधिक समय तक ये शासन करने वाला एक प्रयागर वंश था। ठीक है, इसको आप जानिए। ओके, इसकी शुरुआत आपका 1324 से लेकर हुआ है। ठीक है, 1324 से लेकर हुआ है। ठीक है, जब तक आपका 1948 में जैसे कि छत्तीसगढ़ के जितने भी रियासत है सब भारतीय संघ में विलय हो गया। तो भारतीय संघ में विलय होने के पश्चात भी अभी भी वहाँ के जो निवासी हैं इस वंश के राजा को मानते हैं। जैसे कि अभी कमल चंद्र भंजदेव जी हैं, ठीक है, उसको 1997 से हैं, तो उनको भी राजा के तौर पर वहां पर माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर 1324 से लेकर बहुत ही लंबी प्रक्रिया से चलते हुए, ठीक है, 1948 तक बहुत ही लंबी समय तक ये राजवंश मतलब ये जो वंश था बस्तर में चलता रहा। इसी वजह से बस्तर में सर्वाधिक समय जो चलने वाला वंश कौन सा है, तो हमारा काकतीय वंश को माना जाता है। ठीक है, अब इन सबको पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसको जान लेते हैं, क्योंकि इसको जानने से हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, क्योंकि यदि क्वेश्चन इससे आता है तो हमको बनाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, देखिए अन्नम देव जो राजा था उन्होंने सबसे पहले अपनी राजधानी मंदोता में बनाई थी। कहाँ बनाई थी, मंदोता। ठीक है, अब पुरुषोत्तम देव ने उसकी मंदोता को चेंज कर कहाँ कर दिया, बस्तर में कर दिया। कहाँ पर कर दिया, बस्तर में। ठीक है, और दलपत देव ने बस्तर को छोड़कर जगदलपुर में अपनी राजधानी स्थापित कर दिया। ठीक है, तो इसको जानिएगा कि आपको यदि प्रीलिम्स से भी किसी भी वनडे एग्जाम में आता है आपको, तो तुरंत आपको याद हो जाएगा, जिससे कि आप उसका आंसर सही लिख सकते हैं। ओके, ठीक है, अब चलिए हम लोग चालू करते हैं क्रमानुसार जो शासन जो चल रही थी उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अन्नम देव जी था, उन्होंने छिंदक नाम वंश के जो हमारा हरिश्चंद्र को परास्त करते हुए बारसूर में आपका काकतीय वंश का नींव डाला। कहाँ पर डाला, बारसूर में काकतीय वंश की नींव डाला। ठीक है, इसी के साथ
आपका ताराला नामक गांव है, वहां पर दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण किया। दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करने के पश्चात देवी के नाम पर ही उस गांव का नाम आपका दंतेवाड़ा रखा गया। ठीक है, तो आपका अन्नम देव के परिणाम स्वरूप ये हमारा हुआ है। ओके, अब देखिए अन्नम देव को हम लोग दंतेवाड़ा जो अभिलेख है उसमें अन्नम राज के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ साथ हल्बीरी जो लोक गीत है वहां पर इस राजा को चालकी वंश राजा के नाम से जाना जाता है। चालकी मतलब चालुक्य वंश वाला। ठीक है, तो यहाँ पर यह प्रकार का मतभेद हो सकता है कि ये जो राजा थे ये भी चालुक्य वंश के थे, यहाँ पर मतभेद हो सकता है, परंतु ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दंतेवाड़ा अभिलेख में इन्होंने स्वयं अपने आप को काकतीय वंश बताया है, तो हमको उस अभिलेख के माध्यम से उसको मानेंगे, उसको ऑथेंटिक मानेंगे, उसको प्रमाणिक मानेंगे। ओके, ये हो गया हमारा अन्नम देव की कहानी। ठीक है, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरह से जाना। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा अन्नम देव के बाद हमारा है भैरव देव। ठीक है, वैसे अन्नम देव के बाद राजा हुए हैं, लेकिन हम उसी राजा को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो। भैरव देव थे हमारा, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम मेघावती है। इनकी पत्नी थी मेघावती। इनको बहुत ही मतलब शिकार मतलब आखेड़ के विद्या बहुत ही निपुण थे, बहुत इनको स्किल प्राप्त थी। ठीक है, और इनकी नाम से ही मेघावती साड़ी, ठीक है, जैसे हम लोग मेघी साड़ी पे मेघाई गोहड़ी प्रभृति, जिसको हम लोग शक्तिका के नाम से भी जानते हैं, इनके नाम से ही अभी तक साड़ी बस्तर में आपको दिखने को मिलेगी। तो ये आपका भैरव देव की जो पत्नी है मेघावती के स्मरण में ही ये सब बनाया गया है, जो कि अभी भी प्रचलन में चलती मिलेगी। ठीक है, ओके, अगला हमारा जो राजा है पुरुषोत्तम देव। ठीक है, जो महत्वपूर्ण राजा है जिसको अभी भी बस्तर के जनता याद करती है। पुरुषोत्तम देव बहुत ही प्रतापी राजा थे। ठीक है, इन्होंने जो उड़ीसा को जो स्थित जो पुरी जो है जगन्नाथ का मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपने पेट के बल सरकते हुए, ठीक है, पुरी की यात्रा किया था। ठीक है, और वहां पर दर्शन किया था जगन्नाथ मंदिर का। ठीक है, तो वहां के जो राजा थे, उड़ीसा के जो राजा थे, उन्होंने, ठीक है, जैसे ही वो पुरुषोत्तम देव वहां से वापस आए तो उनको 16 पहियों वाला एक रथ थमाया। ठीक है, अब बोले कि आप इस रथ में जाओ, जैसे कि आप यहाँ आते हुए बहुत ही कष्ट के साथ यहाँ पर आए हो। अब उस कष्ट को दूर उस उड़ीसा के राजा ने किया और उनको 16 पहियों वाला रथ थमाया, और उसके साथ उड़ीसा के राजा ने ही इनको रथपति का संज्ञा यहाँ पर दिया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, तो रथपति की जो संज्ञा किसने दिया है? तो उड़ीसा के शासक के द्वारा ही पुरुषोत्तम देव जी को रथपति का संज्ञा यहाँ पर दिया गया है। जैसे ही पुरुषोत्तम देव उड़ीसा से लेकर हमारा बस्तर एरिया में आए, जगदलपुर एरिया में आए, ठीक है, तब क्या किया? तब से लेकर वहां पर एक गोचा पर्व नाम से यहाँ पर एक उत्सव का शुरुआत हुआ, जिसे आज भी मनाया जाता है। प्रत्येक साल में आपका कुआर माह में ये सब मनाया जाता है, जो कि सबसे लंबी चलने वाली मेला है, जिसको हम लोग दशहरा मेला के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आपके बारे में वर्णन किया कर चुका हूँ। ठीक है, तो जानिए कि पुरुषोत्तम देव के स्मरण के ही, पुरुषोत्तम देव जो कि आपका काकतीय वंश का राजा था, उन्हीं के परिणाम स्वरूप ही, ठीक है, ये आपका दशहरा मेला का शुरुआत किया गया है। ठीक है, और रथपति मतलब जो दशहरा मेला आपको रथ देखने को जो मिलेगा आपका 16 पहियों वाला, ठीक है, ये भी जो रथ किसके कारण है? आप पुरुषोत्तम देव के कारण ही चलाया जा रहा है, जिसके आगमन के कारण इस सब शुरुआत में लाए गए। अब पुरुषोत्तम देव ने क्या किया था, जैसे कि मैंने यहाँ पर डील किया हूँ कि पुरुषोत्तम देव ने सबसे पहले दस से राजधानी कहाँ किया? बस्तर में यहाँ पर ट्रांसफर किया। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको। तो ये बात हमारे है पुरुषोत्तम देव जी की। ओके, देखते हैं इसके बाद हमारा है एक प्रसिद्ध राजा जिसका नाम राजपाल देव था। क्या हमारा? राजपाल देव। राजपाल देव तो हम लोग राजप्रसादीय पत्रों में इनका नाम आपको रक्षपाल देव के नाम से इसको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ इनको आपका महान घासीदास संग्रहालय जो रायपुर में स्थित है, काकतीय वंश से संबंध में कुछ ताम्रपत्र वहां पर मौजूद है, बहुत सारे शिलालेख मौजूद हैं इस वंश से संबंध में। तो उस शिलालेख ताम्रपत्र के माध्यम से इनको क्या बोला गया है? प्रोन्न प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो हमारा राजपाल देव को ही हम लोग प्रोन्न प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि दिया गया था, ऐसा वहां पर उस संग्रहालय में जो उपस्थित जो शिलालेख है वहां पर इसकी पुष्टि होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए आप लोग, प्रोन्न प्रताप चक्रवर्ती की उपाधि किससे दिया गया था? तो आपको राजपाल देव जी को दिया गया था। ओके,
अब ये हमारा मणिकेश्वरी देवी के बहुत ही परम भक्त थे, ठीक है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मणिकेश्वरी देवी थे, है ना, वो क्या कौन है, वो हमारे स्वयं दंतेश्वरी माता हैं, ठीक है, ऐसा माना जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, अब देखिए कुछ राजपाल देव की जो शासन प्रणाली था, ठीक है, उसको माना जाता है कि ये घुसपैठियों का काल था। किसका काल था? घुसपैठियों का काल था, ठीक है। जैसे कि हमने अन्नम देव, भैरव देव, पुरुषोत्तम देव से संबंध जितने भी हमने देखा है क्रमागत, तो जितने भी शासन व्यवस्था तो चल रही थी, सभी अपने पारिवारिक संबंध के अनुरूप, जैसे बेटा का उसके बेटा, उसका बेटा, ठीक है, ऐसा क्रमानुसार चलता ही जा रहा था, बल्कि किसी घुसपैठियों का यहाँ पर आगमन नहीं हुआ था। परंतु क्या हुआ, राजपाल देव के समय ही, ठीक है, यहाँ पर घुसपैठियों का आगमन हुआ, मतलब किसी राज परिवार से नहीं बल्कि किसी अन्य जगह से यहाँ पर शासन व्यवस्था काकतीय वंश से चलना लगा। कहाँ पर? आपका बस्तर में ही, क्योंकि यहाँ पर राजधानी चेंज तो नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या वहां पर घुसपैठियों को काल इसको माना जाता है राजपाल देव जी के कारण, ठीक है। देखते हैं कि आखिर में घुसपैठियों का काल किस तरह से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर राजपाल देव जी का दो बीबी थे, दो पत्नियां, जिसका नाम आपका चंदेलिंग, दूसरा हमारा बघेलिंग। तो आपका चंदेलिंग के दो पुत्र थे, जिसका नाम आपका दलपत देव, दूसरा आपका प्रताप सिंह। इसके दो पुत्र थे, दलपत देव, प्रताप सिंह। राजपाल देव जी का मृत्यु हुआ, जब उनका डेथ हुआ, उसके परिणाम स्वरूप ये बहुत ही छोटे थे, मतलब उतना शासन व्यवस्था संभालने के कगार पर नहीं थे। तब क्या किए, चंदेलिंग का एक भाई था, उन्होंने क्या किया, मतलब राजपाल देव की मृत्यु के पश्चात इन्होंने अपना, मतलब चंदेलिंग के जो भाई था, जिसे चंडेल मामा बोलेंगे, अब मामा किसका होंगे, दलपत देव जी का मामा, अभी प्रताप सिंह का मामा होंगे, है ना। तो हमारा चंदेल मामा ने इसके शासन प्रशासन को संभाला, टोटल 10 साल तक यहाँ पे शासन प्रशासन संभाला गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो चंडेल मामा है, इसलिए बोला कि ये चंडेल वंश से संबंध थे, ठीक है, मतलब चंडेल वंश से संबंध रखते थे और इसलिए जो चंडेल मामा के नाम से जाना जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर काकतीय वंश का जो क्रमागत जो हो रहा था शासन प्रशासन, ठीक है, यहाँ पर थम गया और किसी घुसपैठी, मतलब किसी अन्य वंश के जो राजा थे, सब चंडेल वंश के राजा, चंडेल मामा ने यहाँ पर शासन किया। इसी वजह से राजपाल देव जी के शासन काल को हम लोग घुसपैठियों का काल के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, चंदेल मामा जी का शासन प्रशासन हुआ, जो कि एक टोटल 10 वर्ष तक यहाँ पर चला। परंतु क्या हुआ है कि उनको देखा नहीं गया। दलपत देव जी ने यहाँ पर, उनको रक्षाबंधन का दिन था, ठीक है, उन्होंने उसकी मतलब गर्दन को काट के उसकी हत्या कर दी गई, ठीक है। और शासन प्रशासन वैसे किसके हाथों चला गया, तो आपका दलपत देव जी के हाथों में यहाँ पर शासन प्रशासन वैसे सब इसके हाथों में चला गया। तो इस प्रकार आपका चंडेल मामा जी के उपरांत आपका दलपत देव जी जो थे, उनका शासन व्यवस्था यहाँ पर सुचारू रूप से चलने लगी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखते हैं दलपत देव जी के बारे में। तो दलपत देव जी का जो काल था फ्रेंड्स, ये हमारे तक, जैसे कि यहाँ पर दलपत देव जी का यहाँ पर हम इस बस्तर एरिया में देखेंगे, ठीक है। दूसरे से हमारा जो रतनपुर जो एरिया था, ये हमारा रतनपुर एरिया था समझने के लिए। जैसे कि वैसा देखा जाए तो छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है, ठीक है, वो 1905 में बना हुआ था, ठीक है। परंतु हम लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य से तुलना करते हुए इस जितने भी घटनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य देखिए, दलपत देव जी का शासन व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलेगा बस्तर एरिया में, जबकि रतनपुर एरिया में आपको कलचुरियों का शासन व्यवस्था देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे रतनपुर जिसका शासन था, आपका कलचुरियों का शासन था, तो यहाँ पर कलचुरियों का शासन था, ठीक है। तो इसके समय में क्या हुआ, जो भोसले जो थे, ठीक है, जो मराठा जो थे, उन्होंने रतनपुर के जो एरिया में वहां पर आक्रमण कर दिया। उस समय आपका रघुनाथ सिंह यहाँ पर शासक हुआ करते थे रतनपुर में, ठीक है। तो उनका आक्रमण कर दिया और रतनपुर को अपने पूरी अधीन में ले लिया, किसके द्वारा, भोसले के द्वारा, ठीक है। जैसे बोला गया कि भोसले के आक्रमण से पूरा इस समय पूरा जो बस्तर जो एरिया था, पूरा बहुत ही संत्रस्त था, पीड़ित था। ओके, तो रतनपुर आधिपत्य भी शामिल हो गया था, भोसलों के अधीन शामिल हो गया था, ये बोला गया है, ठीक है। अब क्या किया गया कि नीलू पंडित भोसले के एक सहभागी था, तो नीलू पंडित के अधिनायक के तौर पर ही, ठीक है, भोसले जितने सेना थे सभी ने बस्तर पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, सभी ने बस्तर पर आक्रमण कर दिया। तो जैसे ही बस्तर पर आक्रमण किया गया, तो ऐसे थोड़े ना है कि अब हमारे दलपत देव जी यहाँ पर बस बैठे रहेंगे, ठीक है, मतलब उन्होंने भी इधर से बस्तर सेना को
बोला कि चलो हम भी युद्ध करने जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इधर बस्तर के सेना, इस तरह से नीलू पंडित के सेना के अधिनायक के रूप में सेना, दोनों के मध्य क्या हुआ, भीषण युद्ध हुआ, ठीक है। तो दोनों के मध्य भीषण युद्ध हुआ तो यहाँ पर क्या होता है, आपका नीलू पंडित के जो हमारे जो सेना थे वो पराजित हो जाते हैं और हमारे जो दलपत राव जी सेना यहाँ पर विजय हो जाती है। ओके, तो वैसे ही विजय होते हैं तो यहाँ पर नीलू पंडित जो होता है वहां से भागकर वो अपने जयपुर नामक जगह चला जाता है, मतलब अपने स्थान चले जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपका पुनः मराठों ने अपने संगठित सेना यहाँ पर बनाते हैं और पुनः बस्तर पर आक्रमण करते हैं, मतलब दलपत देव की सेना पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, हालांकि दलपत देव राव जी को सेना थे उनको परास्त हो जाते हैं, ठीक है। परास्त दलपत देव जी थे वो कभी भी मराठों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया, हालांकि अभी ये परास्त तो हुए, पराजित तो हुए, परंतु अधीनता स्वीकार नहीं किया, ठीक है। तो ये जो भोसले से बहुत ही पीड़ित होकर, बहुत ही घबरा कर ये अपना राजधानी, जो कि पहले क्या आपका कहाँ था, बस्तर था, तो बस्तर से इन्होंने अपना राजधानी कहाँ ट्रांसफर किया, जगदलपुर यहाँ पर बना दिया। कहाँ बनाया गया, जगदलपुर यहाँ पर ट्रांसफर यहाँ पर कर दिया गया। ओके, तो यहाँ पर 1770 की बात है जब उन्होंने भोसलों के आक्रमण से पीड़ित होकर अपनी राजधानी बस्तर से लाकर जगदलपुर ट्रांसफर कर दिया। ओके, अब दलपत देव जी के बाद क्या हुआ, शासन व्यवस्था फिर से पुनः चलने लगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर राजधानी ही चेंज कर दिया गया था, मतलब उन्होंने अधीनता यहाँ पर स्वीकार नहीं किया है, ठीक है। अधीनता स्वीकार नहीं किया तभी तो अभी तक ये काकतीय वंश चलता ही जा रहा है, कभी रुका नहीं है, ठीक है। हालांकि जो मराठों के अधीन हो चुके हैं, ठीक है, और कभी भी अंग्रेजों के भी अधीन हो चुके हैं, परंतु ये अधीन होने के बावजूद ये अपने आप में, ठीक है, अपने मेंटेन रखे हुए हैं अपने वंश को, ठीक है, इसलिए अभी तक ये खत्म नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी भी चलता जा रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले बताया हूँ। अब देखते हैं कि दलपत देव के समय एक ना महत्वपूर्ण घटना होती है, बंजारों के द्वारा वस्तु विनिमय यहाँ पर प्रारंभ किया था। वस्तु विनिमय मतलब जैसे कि मेरे हाथ में एक पेन है और एक हाथ में चॉकलेट है, तो जिसको चॉकलेट जरूरत है चॉकलेट लेगा, जिसके पेन की जरूरत तो पेन लेगा, मतलब एक दूसरे को ट्रांसफर करना, वस्तु का विनिमय करना, ठीक है, मतलब एक्सचेंज करना, क्या करना, एक्सचेंज, ठीक है। तो बंजारों के द्वारा यहाँ वस्तु विनिमय यहाँ पर प्रारंभ किया गया था, ठीक है, जो कि बाद में गोड़ों का विद्रोह के रूप में उभरा। देखते हैं कि वस्तु जो विनिमय होता है बहुत ही यहाँ पर शोषण किया गया, बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन किया गया। कैसे, बंजारों ने बस्तर के एरिया में गुड़ और खासकर नमक, ध्यान दीजिए इसको, ठीक है, गुड़ और खासकर नमक, इन दोनों वस्तु को वस्तु विनिमय के तौर पर यहाँ पर लोगों के सामने रखा, ठीक है। और इन दोनों करने के लिए उनको बहुत ही ऐसा बना दिया था, ऐसा माहौल तैयार किया गया था बंजारों के द्वारा बस्तर के निवासियों को कि ये इनके बिना रह नहीं पाते थे, बहुत ही मुश्किल था। जैसे कि आप मोबाइल के बिना रह नहीं पाते हो ना, उसी तरह से इनका हाल भी सेम उसी तरह से था, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पर देखिए जिस तरह से बस्तर के निवासी यहाँ पर नमक गुड़ खरीदने के लिए बहुत ही बेचैन रहते थे, इसको पूरा करने के लिए, इसकी प्राप्ति करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, ठीक है। तो इनके बदले में जो बंजारा था वो बंजारा इन आदिवासियों से, इन बस्तर के निवासियों से बहुत अलग तरीके से आपका लोह अयस्क हो गया, ठीक है, वनोपज हो गया, जो वन के उत्पाद हो गए, इन सब की डिमांड करते थे। इन सब की डिमांड प्राप्त होने के पश्चात ये गुड़ और नमक का यहाँ पर ट्रांसफर करते थे, मतलब वस्तु का विनिमय करते थे। एक तरफ आपका वन उत्पाद, दूसरी तरफ आपका नमक का गुड़, तो इन दोनों का आपस में एक्सचेंज हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी सत्ता पड़ गई थी बस्तर के निवासियों को कि इनके द्वारा यहाँ पर शोषण किया था, मतलब कि बंजारे द्वारा यहाँ पर शोषण का कार्य किया जा रहा था, ठीक है। और जो बंजारा को जो यहाँ पर लाने का काम आपका भोसले द्वारा किया जा रहा था, मतलब भोसले ने बंजारों को भेजा था और बोला था कि आप बस्तर के निवासियों के साथ जाओ और इस तरह से आप वस्तु विनिमय का काम करो, ठीक। हालांकि इस नियम से एक तरफ अच्छा भी हुआ, एक तरफ बुरा भी हुआ। बुरा क्या हुआ, आपका शोषण किया गया। अच्छा इसलिए हुआ कि लोगों को एक बहुत ही पिछड़ेपन से निजात मिला, एक नई तकनीकी सीखने को मिली जिससे कि वस्तु विनिमय का काम हो सके, तो लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। ये अच्छा काम हुआ, बुरा काम शोषण हुआ, ठीक है। तो बस्तर के निवासियों को गुड़ और नमक प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन मेहनत करा जाता था, इनको बहुत ही जंगल में बहुत ही काम करना पड़ता था, ठीक है, क्योंकि बहुत डिमांड करते थे, ठीक है। इसी के अनुरूप शोषण करते थे, ठीक है। तो इतना शोषण हुआ कि ना यहाँ के निवासियों ने, मतलब बस्तर के निवासियों ने गोड़ विद्रोह प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया, बाद में गोड़ विद्रोह प्रारंभ किया। किसके खिलाफ, आपके बंजारों के खिलाफ, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा बंजारों की तरह यहाँ पर वस्तु विनिमय के कारण यहाँ पर प्रारंभ किया गया, जो कि आपका नमक का गुड़ शामिल है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने इतने सारे जाना। यदि आपको किसी प्रकार डाउट होगा, ठीक है, तो आप कमेंट जरूर पूछिएगा, तो मैं आपके डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।